सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ। आप आज़ाद उर्दू देख रहे हैं और जो आइनी तरमीम है 26वीं वो हो गई। उसके बाद क्या होगा आफ्टर मैथ ऑफ दैट, और जो आगे जो फ़ैसले हैं इस चीज़ को आगे कैसे लेकर चलेंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ और अदलिया का रिएक्शन मुमकिन तौर पर क्या होगा, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ आज हनीफ़ अब्बासी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। मेहरबानी सर। क्या देख रहे हैं अब? होपफुली आप जिसको कहते थे जुडिशियल एक्टिविज़्म वो ख़त्म हो गई होगी। नहीं देखिए, जुडिशियल एक्टिविज़्म की बात मैं नहीं करता, इसलिए कि मेरा तो जुडिशरी के ऊपर बड़ा ईमान रहा है हमेशा। हुँ, अच्छे फ़ैसले आए, बुरे फ़ैसले आए, मैं अपनी ज़ात के हवाले से बात करूँगा। हमने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन जुडिशरी जिस तरीके से बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करती है, यानी एग्ज़ेक्टिव के जितने इख्तियारात हैं, वो मैंने पाकिस्तान में ही देखा है। मैंने दुनिया के किसी और कोने में मैं ये चीज़ नहीं देखी। ओके। कि आप प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को बुला के खड़ा रखते हैं और फिर कहते हैं ये करें वो करें। ये दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अमेंडमेंट हुई है, इस अमेंडमेंट से ये जो आप इख्तियारात दूसरे इंस्टीट्यूशंस के अपने हाथों में लेना चाहते थे, वो शायद अब ना लिए जा सकें। फोकस होगा लोगों के मुकदमात के ऊपर। हुँ, रोज़मर्रा के जो मुकदमात हैं लोगों के, मैं भी 3 जेलों में रहा हूँ पॉलिटिकली। हुँ, आप यकीन मानें कि वहाँ पे लोगों की 10-10, 20-20 सालों तक ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ना हाई कोर्ट के अंदर डेट्स ही नहीं लगती। हुँ, कोई वाली वारिस ही नहीं है उनका। हुँ, और दुनिया में देख लें कि कोई आप अमेरिका में जाएँ, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ के अमेरिकन से पूछें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज का किसी को पता नहीं होगा। हुँ, हाई कोर्ट के जजेस का किसी को पता नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपके सूरत-ए-हाल आपके सामने है कि एक केस को उसको उठाया जाएगा जिस केस में आप हाइलाइट होते हैं, आपका नाम बनता है, फिर टिकर चलते हैं। उन टिकर्स की बदौलत देखें ना, हम कई कई दफ़ा सुना करते थे अपने दौर में, जब हम छोटे-छोटे हुआ करते थे। अभी नहीं, जब बड़े हुए तो फिर तो यही सुनते आए हैं। जब छोटे-छोटे थे तो हम सुनते थे कि कहते हैं कि जज नहीं बोलता बल्कि उसके फैसले बोलते हैं। मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ। आज जजेस बोलते हैं, फैसले तो उनके आपके सामने ही हैं। जो आप फैसले आए हैं और जिस तरीके से आई हैं। हुँ, और सबसे बड़ा एतराज़ जो पार्लियामेंटेरियन को था, जो लेजिस्लेटर्स को है, वो ये है कि ये इख्तियार सिर्फ़ पार्लियामेंट को है। ये इख्तियार किसी को नहीं है कि वो आइन को रीराइट करे। अगर रीराइट हुआ है तो वो 26वीं तरमीम में किसने किया है? वो नेशनल असेंबली ने किया है, पार्लियामेंट ने किया है। तो इसलिए ये सुप्रीम ऐसे नहीं बंदा कहता कि सुप्रीम है। लेकिन बदकिस्मती यही हुआ है कि एक सिलेक्टेड केसेस को उठाया गया और उठाने के बाद, और सबसे बड़ी मिसालें 3-4 बड़ी मिसालें हैं दुरानी साहब, मैं आज कौम के सामने रखता हूँ। 3-4। हुँ, और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट में उसको अंडू नहीं किया। देखिए, एक था कि फैसला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कि उसको एक सुप्रीम कोर्ट फांसी देती है और उस वक़्त के जजेस में से 2 जजेस आके टेलीविज़न के उनके वीडियोज़ मौजूद हैं कि हम क्या करते जी, हम पे ये ज़ुल्म था, ये था, फलाँ था, तो इसलिए हमने भुट्टो को फांसी दे दी। एक शख्स को, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को आपने फांसी दे दी, ठीक है? अब वही सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर रही है, वही सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर रही है कि नहीं, वो फांसी गलत हुई थी, इंसान की जान चली गई। अब उसके बाद दूसरा फैसला आ जाए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का। मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से जितने फैसले दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए। अभी ज़हीर जमाली साहब की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे। हुँ, उन्होंने कहा कि पानामा के ऊपर मियाँ नवाज़ शरीफ को बुलाना भी गलत था और उनको सज़ा देना भी गलत था। अब एक वज़ीर-ए-आज़म को आपने उतार दिया, वज़ीर-ए-आज़म का मसला नहीं था। क्या वज़ीर-ए-आज़म को जिस वक़्त इस वक़्त मुल्क में जब वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे, जब हटाया गया, तो क्या बेरोज़गारी थी? क्या लाक़ानूनियत, दहशतगर्दी दुरानी साहब थी? क्या सीपैक अरूज पे नहीं था? क्या लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे? लोगों का कारोबार अरूज पे, मुलाज़मतें, इन्फ्लेशन, आप देखें ना, महँगाई कितने पे थी? मेरा ख़्याल है 3 पॉइंट कुछ पे थी। पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत, हर चीज़ ठीक-ठाक थी। लेकिन जब उसको हटाया गया, हटाया किसने? मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में कहा, अगर अदालतें ना चाहें तो ना कोई कैद हो सकता है, ना कोई आज़ाद हो सकता है। ना कोई मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटा सकता है। वो हटा दिया आपने, फिर उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया
अपने ही फैसले एक किया ना। और एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस वक़्त जेल में हैं, इन- तो उन्हें भी इंसाफ़ मिलेगा अब? देखिए मेरी बात सुने, उन्हें तो मेरा ख्याल है कि इंसाफ बड़ी जल्दी मिल जाना चाहिए था 9 मई के बाद। 9 मई के बाद वो इंसाफ मैं जो सोचता हूँ कि देखें, इनमें से जितने लोगों का मैंने नाम लिया, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हों, किसी ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। किसी ने अपनी वज़ारत-ए-उज़्मा जाने के बाद पाकिस्तान को आग नहीं लगाई। बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, एटम बम की बुनियाद रखी, जिसने चलाया, उन दोनों को जब हटाया गया, जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ना कि आग क्या, ईंट से ईंट बच सकती थी। उस वक़्त भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया, लेकिन आज तो ये कहा जाता है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ख़ान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और ख़ुद वो बानी पीटीआई कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है, अगर पाकिस्तान मौजूद, अगर ये पाकिस्तान तो ऐसा है, अगर मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान पे बम गिरा दिया जाए, इस पाकिस्तान पे बम गिरा दिया जाए। ताकत में नहीं होते तो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के भी ऐसे बयानात पड़े हैं इस किस्म मैं के। मैं बयानात की हद तक इंडिविजुअल हर बंदे को, किसी को मैं बरी ज़िम्मा करार नहीं देता किसी इंस्टीट्यूशन में। इंडिविजुअल में पार्लियामेंटेरियन भी गलतियाँ करते हैं, इंडिविजुअल में जजेस भी गलतियाँ करती हैं, और जजेस तो माशतवा इज्तमाहियत में भी गलतियाँ करते हैं, ठीक है जी। और फिर उसके बाद फ़ौज में भी लोग गलतियाँ करते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो बरी ज़िम्मा हो। लेकिन कभी किसी शख्स ने जो वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता हो, वो कभी डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन पे हमलावर नहीं होता। और वो प्लानिंग जो इंस्टीट्यूशंस पे हमलावर होने की है, वो एक दिन की नहीं थी दुरानी साहब। हुँ। वो 1 साल की पूरी मेहनत के बलबूते के ऊपर, जो दुश्मन नहीं कर सका, वो हमने किया। देखें, मियाँ नवाज़ शरीफ 2-3 दफ़ा जेल में गए हैं मेरा ख़्याल तो है, वैसे कितनी हैरत की बात ठीक है, है? साल की प्लानिंग जी। गवर्नमेंट तो आपकी थी, आप पकड़ नहीं, हमारी लेते। गवर्नमेंट नहीं थी ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो प्लानिंग हुई है, ये आपको मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया है, ये एक, आपको पता ही है कि जो शख्स अंदर है, जेल के अंदर है, इस वक़्त जो इंस्टीट्यूशन ने खुद पकड़ा है ना, हमने तो नहीं पकड़ा, हुँ। वो ना हम पकड़ सकते हैं। अब उससे जो चीज़ें, किसने पकड़ा है इमरान खान को? मैं जनरल फैज़ की बात कर रहा हूँ सर, अच्छा, राइट, ठीक राइट। है? अच्छा, जो ये जो जी, ठीक है, जनरल फैज़ को जब पकड़ा है, तो मैं तो नहीं पकड़ सकता था ना। वो 1 साल से प्लानिंग के हिस्से था, तो मास्टरमाइंड थे ना इमरान खान के साथ। ये लिंक तो मिल गया, मैंने नहीं मिलाया। ये वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने मिलाया है, जो इस मुल्क की और कौम की हिफाज़त करती हैं, सरहदों की भी राइट। और आपके इंस्टीट्यूशंस की भी। तो आपका कहने का मतलब है जनरल फैज़ को 9th मई वाले मामले पे जो है वो ज़्यादा रगड़ा मिलेगा। मेरा ख़्याल है। और उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद भी जो जेल के साथी थे, उनके जेल के ज़रिए बानी पीटीआई के साथ जो राब्ते थे, जो उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। अभी आप देखें ना, ये बड़ी अब सारे लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ये जो आपस का एक-दूसरे का तालमेल थी, वो अब जब एक्सपोज़ हुई है, तो आज वो सूरत-ए-हाल बाकी नहीं रही। क्योंकि उससे पहले पकड़ने से पहले, कैद होने से पहले और आज की एक्टिविटी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक़्त जेल में कौन पैगाम रसाई करता था, जेल के कौन-कौन से लोग पैगाम रसाई में हिस्सा लेते थे, फिर कौन उनका मैसेज जो था बानी पीटीआई को देता था, बानी पीटीआई कौन-कौन सी, आज तो पीटीआई बिखर गई है। आज तो अब्बू के जाने के बाद, वालिद साहब के जेल जाने के बाद, पीटीआई का तो वाली वारिस कोई नहीं रहा। अभी आप पीटीआई में ग्रुप्स तो देखें, सब कंप्रोमाइज़ हैं ये लोग, सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हैं। ये एक-दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक वज़ीर आला वहाँ से चलता है, मैंने डी चौक में जाना है, वो एक जगह से सारे लोगों को छोड़ के आता है, तो छोटे रास्ते से गाड़ियों में पहुँचता है, वहाँ से मोटरसाइकिल पे पहुँच के एक जगह पे क़याम करता है, 10-12 घंटे जाके कहता है मैं 12 अज़ला जो है वो क्रॉस करके आया हूँ। लोगों के माथे पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है, हाँ, तो ठीक है, लेकिन ये भी ठीक तो है? गलत है ना कि आपने और फिर उसके बाद सुन लें दुरानी साहब, इनका कोई एक, ये बातें मैं आज नहीं कर रहा, इनका एक बंदा ऐसा नहीं है जो कंप्रोमाइज़ ना हो। नेम एनीवन, सब के सब, जितने ये बड़े-बड़े बैरिस्टर गौहर से लेके, ये लतीफ़ खोसा साहब से लेके, ये मैं कहता हूँ कि ज़ैन कुरैशी साहब भी आपके सामने आ गए हैं। ये बस जितने लोग हैं ना, ये जितने बड़े खड़े होके फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेंगे, ये सारे के सारे ऑन बोर्ड हैं। फिर तो इसका मतलब हुआ कि आईनी तरमीम जो हुई है, जी। उस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ऑन बोर्ड थी आप लोगों के साथ? मैं कहता हूँ अगर ऑन बोर्ड नहीं थी, मुझे ये बताएँ, दोनों जगह के ऊपर उन्होंने हिस्सा लिया कि नहीं लिया? बताएँ। सेनेट में उन्होंने हिस्सा लिया है, नेशनल असेंबली में उन्होंने हिस्सा लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने नाम सेनेट से भी अपने नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए भी दिए हैं।
फिर उन्होंने जुडिशल कमीशन के लिए भी दिए हैं, सबके लिए नाम दे दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि बस मैंने पहले स्पीच में कहा था ना नेशनल असेंबली में, इनमें से कोई भी नहीं चाहता बानी पीटीआई बाहर है, और ना आ सकता है। और वो इमरान खान साहब के साथ जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, वो जी। जो सलूक हो रहा है जेल के अंदर, 5 दिन उनके सेल की बिजली बंद रखी गई, अब उनसे जो उनके हेल्पर्स थे वो ले लिए गए, अब वो कपड़े खुद धो रहे हैं अपने, अच्छा बीमार भी थे, उन्हें अच्छा डॉक्टर्स की जो है दुरानी वो साहब, ये मातम वाली कहानी ना जितनी अच्छी पीटीआई बना सकती है ना, हम नहीं बना सकते ना, हम फेल हो गए। ये झूठ है? जितना झूठ ये पार्टी बोलती है, ये इनके पास से, घर के पास से अगर गश्त करने वाली गाड़ी गुजर जाए ना, जो आपकी होती है मोबाइल थाने की, तो ये कहते हैं वीगो डाला आया था। ये जानबूझकर नहीं, प्लानिंग के तहत इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होते हैं। इनके घर वाली जो है 4 घंटे अगर किसी प्लाजा के अंदर शॉपिंग मॉल में जहाँ सिग्नल ना आ रहे हों, वहाँ चली जाए तो कहते हैं कि वीगो डाले वालों ने उठा लिया। ये बाकायदा प्लानिंग के साथ नामालूम अफराद का जिक्र करेंगे। पुलिस आएगी ना सादकाबाद रावलपिंडी की, पुलिस जाएगी उस वेस्टेज की, तो कहेंगे नामालूम अफराद आए थे। ये इनको पढ़ाया गया है, ये इनको बताया गया है। ये बाकायदा वो प्लानिंग है जो देखें, गोल्डस्मिथ आज भी उसके खिलाफ कोई बात नहीं होती। जब उसने हमला ईरान ने किया तो उसकी जो स्टेटमेंट आई गोल्डस्मिथ की तरफ से और इजराइल के हक के अंदर, मुझे ये बताएं आज तक की डेट में मुझे बानी पीटीआई का इजराइल के खिलाफ कोई स्टेटमेंट बताएं। ऐसे नहीं अपना जो जो है आपका यहाँ पे इजराइल के अंदर यरूशलेम जो अखबार है उसके अंदर, और फिर इसी तरीके से इजराइल का जो है टाइम्स ऑफ इजराइल, इसके अंदर जितनी अपना छपे हैं इनके बानी पीटीआई के हवाले से, उनकी हमायत के हवाले से मजमून छपे हैं, वो शायद ही किसी की हमायत में छपे हुए हैं। भाई साहब, अगर ये लॉबी इतनी ही स्ट्रांग है तो इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड का चांसलर ना बनवा लेते? नहीं, अब यही तो बात है। अब यही है, बात ये है कि वो जो चार्जशीट आई है ना ऑक्सफोर्ड वाली, वो सिर्फ देखने वाली है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के मुझे ना बानी पीटीआई की बातें याद आ रही हैं मुझे। वो कहते थे कि मगरब को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो मगरब भी फिर इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने फिर वो ऐसी लंबी चार्जशीट दी है जिसमें उन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात उन्होंने कहा कि इनके ऊपर लगे हैं, इनको सज़ा हुई है, ये कन्विक्ट हैं, ये पूरी की पूरी चार्जशीट लगाई है ना, इसलिए ये इस ओहदे के अहल नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जो इनका इनका शौक़ था ना बार बार मगरब का, कभी वो कहते थे चाइना मुझसे ज़्यादा चाइना को कोई नहीं जानता, वैसे कभी वो कहते थे ये बात तो वाकई ये काबिल बहस है जी। कि इमरान खान साहब का स्टेचर इंटरनेशनल लेवल का तो है, मतलब पीएमएलएन या चलें पीपल्स पार्टी, वो तो बिलावल हमारे शुएब अख्तर का भी है, वो तो डेनिस लिली का भी है, वो तो आयन बोथम का भी है। देखिए ना, आयन बोथम का मतलब कि नाम आज भी नवाज अगर आप कभी लें, देखिए ना, एक सेलिब्रिटी होती है, एक आप इस तरह अगर आप नाम लेना चाहेंगे तो इंडियन एक्ट्रेस का नाम ले लें, शाहरुख का भी ले सकते हैं, नहीं, मैं एक्टर का सियासी भी ले लीडरान सकते की हैं। बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर नहीं, भुट्टो, आप देखिए ना, भुट्टो साहब, नहीं ये नवाज सियासी, शरीफ साहब उस स्ट्रेचर पे नहीं नहीं आते। वो देखिए ना, वो आते क्यों नहीं है, देखिए ना, आते वो स्टेचर पे आते हैं जहाँ पे जिमी कार्टर आता है, जहाँ पे रेगन आता है, जहाँ पे ये आपका चांसलर आता है, ये वाला अपना इसका जो था हमारा यूके का, वो आता है, जर्मन चांसलर आता है हमारे साथ, फिर आप मैक्रोन आता है, फिर पुतिन आता है, फिर अपना यूएई का सरबराह आता है, टर्किश अर्दगान आता है, फिर वो तो वो इस स्ट्रेचर में देखे जाते हैं। जो बानी पीटीआई की बात करेंगे वो आयन बोथम की सूरत में देखे जाएंगे, वो ग्रेग चैपल की सूरत में देखे जाएंगे, तो उसमें तो खिलाड़ी की हैसियत से तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आलमी मंजरनामे पे नवाज शरीफ साहब को किस तरह से याद रखा जाएगा या याद रखा देखिए, जाता है? मैं समझता हूँ कि आलमी मंजर-ए-आम पे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से अगर नाम होगा तो वो मियाँ नवाज शरीफ का ज़िंदा, और इसी वजह से आलमी मंजर-ए-आम पे वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को फलता-फूलता नहीं देख सकती। आप देखिए कि वो हमेशा जब सीपैक अरूज पे था तो उस वक़्त साज़िश की गई। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एटम बम का धमाका किया उस वक़्त साज़िश की गई। अगर ये दोनों तीनों काम ना वो करते तो वो 5-5 साल पूरे कर लेते। राइट। अच्छा, कमिंग बैक टू ये जो आपने तरमीमी जो हुआ है आइनी तरमीम के हवाले से, ये बताइए कि जब ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ साहब थे तो ज़्यादा हलचल थी, कन्फ्लिक्ट था, मामलात हल नहीं हो रहे थे।
एकदम से उस ड्राइविंग सीट पे बिलावल आते हैं और सारे मामलात जो है वो हल की तरफ बड़ी स्पीड से जो है वो चले जाते हैं। तो अच्छा, इस कंपैरिजन को कैसे देखते हैं कुछ आप? चीज़ें दुरानी साहब दिखाने के लिए कुछ होती हैं, अंदर खाने कुछ होती हैं। अच्छा मेरी जी। बात नहीं सुनी। अब ये जो चीज़ें चल रही थी, मैंने पहले भी कहा था कि 26वीं तरमीम होनी है और मौलाना के खिलाफ हमारी देखें पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आती, कभी नहीं आई। उन्होंने जो मर्जी कहते रहे, पीटीआई के साथ उनकी मीटिंग्स होती रही, पीटीआई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मीटिंग्स और करती रहे। आपने कहा था मौलाना हमारे साथ। मैंने कहा था, आप ही के प्रोग्राम में कहा था आई मेरा ख्याल। रिमेम्बर। मैंने कहा था मौलाना हमारे साथ हैं, हाँ। मैंने कहा वो हमारे साथ हो ना हो, हम उनके साथ हैं। हम्म। ठीक है ना जी। और फिर ये भी कहा था कि मौलाना कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। आपने तकरीर भी की थी जी। और उस तकरीर के बाद आपने उनसे ये भी कहा था कि आप हमारे बड़े हैं। बड़े हैं जी। इसलिए देखिए मेरी बात सुनिए, ज़ीरक सियासतदान है, समझदार सियासतदान है। उन्होंने ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ जो है शायद अपने पार्टी के लिए हासिल भी कर लिया हो, अपनी सियासत के लिए भी हासिल कर लिया हो। हासिल से मुराद ये नहीं क्योंकि मैं दुनियावी मतलब कि किसी किस्म की कोई मुराद की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली हम्म। पॉलिटिकली उन्होंने काफ़ी सारा गेन किया है इसमें। और लाज़िम नहीं है कि जो मसवदा पहला था वही मिनवान उसी को हमने सामने रख दिया है। लेकिन ये आप ज़हन में रखिए कि जो लोग कहते थे कि ये हो ही नहीं सकती, वो कहाँ खड़े हैं? उनसे कोई पूछे ना। जो कहते थे कि 11 मेंबर्स जो हैं मुस्लिम की नमाज़ के जो हैं वो वोट नहीं देंगे। नंबर पूरा नहीं है। ठीक है, नंबर पूरे न हम कहते थे भाई नंबर्स पूरे हैं, हम पॉलिटिकल कंसेंसस कर रहे हैं। सियासी जमातों को दुरानी साहब हमेशा सियासतदानों को आखिरी वक़्त तक कोशिश करनी चाहिए। जमहूरियत नाम किसका है? मुज़ाकरात का, आपस में हम-आहंगी का, यकजहती का। इस तरीके से अगर आप नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। मार कुट के ज़बरदस्ती करके अगवा करके फैमिलीज़ को बच्चों को तंग अच्छा, करके ये देखिए ये ना, इस तरह से मैं कंसेंसस। फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ, लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन जब खड़ा होता है ना, तो वो आप देखें कि 4-5 चीज़ों को फ़ोकस करता है। वीगो डाले, ना मालूम। उसको ख़्वाब में भी ना वीगो डाले नज़र आते हैं, ना मालूम नज़र आते हैं। हालाँकि वो पूरी फ़ैमिली में उसके अगर दादा-अब्बू का पूरी हिस्ट्री देखें, तो उनकी वीगो डाले उन्होंने मुतारिफ़ करवाए। उन्होंने माशाअल्लाह की बुनियाद रखी है ना इस पाकिस्तान के अंदर 1958 ये में। ठीक है। और आई फिर आई आप एग्री। फ़ातिमा जिन्ना को गद्दार किसने किया? मैंने तो नहीं। वो कौन थीं? वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन थीं। मेरा कहने से मुराद है कि सिर्फ़ इसलिए कि इनको पूरी हदायत दी जाती हैं बानी पीटीआई की तरफ से कि आपने फ़ोकस हनीफ़ अब्बासी पे नहीं करना, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पे नहीं करना, शहबाज शरीफ साहब पे नहीं करना, मरियम नवाज़ पे नहीं करना। आपने हिट जो है इंस्टीट्यूशन को करना है। आपने उनको कहना है कि अगर आपके घर कोतवाली की पुलिस आ जाए ना, तो आपने कहना है नामालूम आए थे। अगर आपके घर के बाहर आपके दोस्त का वो गुज़र रहा हो डबल कैबिन, तो आपने कहना है वीगो डाला आया था। ये फिर तो आपने वीडियोज़। इमरान खान का ही बयान है ना कि जी। फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। तो फिर अगर इमरान खान उस वक़्त कहते थे कि फ़ौज भी हमारी, अभी मुल्क भी भी कहते हैं। हमारा। नहीं, अब नहीं वो कहते कि फ़ौज हमारी, ना वो कहते हैं फ़ौज हमारी है, ना वो कहते हैं ये मुल्क रहने के काबिल है। वो उनके अल्फ़ाज़ जो इस वक़्त वहाँ पे लोगों से वो करते थे 2 तारीख से पहले मुलाकातों से पहले, वो ये बाकायदा लोगों को बताते थे कि ये फ़ौज हमारी नहीं है, इस पे आपने हमलावर होना है। और हमलावर होने के लिए आप देखें, आप तमाम पोस्टें उठा के देखें। तमाम ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, वो आप देखें तनकीद किस पे करते हैं। ये यहाँ से जो भागे हुए हैं, शहबाज गिल जैसे भगोड़े, और साथ वो दूसरा जो अल्लाह आपका भला करे, शहजाद अकबर जैसे लोग, और ये इसी तरह के और जो यहाँ से भागे हुए हैं, वो गुफ्तगू किस पे करते हैं, किसके खिलाफ बात करते हैं? वो टोटल फ़ौज के खिलाफ बात करते हैं। तो कहने से मुराद ये है कि आज भी देखिए, पिछले दिनों आप देखें कि 20 नौजवान तो एक दिन में शहीद हुए हैं इस बलूचिस्तान के अंदर, इस केपीके के अंदर। और साजिश क्या की जा रही है दुरानी साहब, कि पख्तून को पंजाबी से लड़ा दिया जाए, पंजाबी को पख्तून से लड़ा दिया जाए, बलोच को पख्तून से लड़ा दिया जाए, और बलोच को पंजाबी से, और पंजाबी को बलोच से लड़ा दिया कुछ जाए। आपके भी तो बयानात थे ना यार, ये केपी से उठ के वफाक पे हमला कर रहे हैं, पंजाब पे हमला कर रहे हैं। अज़मा बुखारी के भी ऑन बोर्ड इस तरह देखिए, के बयानात मौजूद हैं। मैं उन बयानात को मैं कभी सीरियस नहीं लेता, ना मैं उनको संजीदा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि कभी ज़िंदगी में ये तसव्वुर ही नहीं आना चाहिए हमारे ज़हन के अंदर कि पंजाब भी हमारा है, केपीके पख्तूनख्वा भी, भी है। पख्तूनख्वा भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। अगर कोई आता है सियासी तौर पे, वेलकम। लेकिन जब कोई बंदा पूरी बंदूकों के साथ, पूरे अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, अपनी पूरी सरकारी मशीनरी के साथ हमलावर होता है,
तो वो भी अपने घर पे हमलावर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं ये कहूँगा कि वो हिंदुस्तान पे हमलावर हो, वो अपने घर पे हमें इस तरह ले लेना चाहिए कि अगर यहाँ से उठ के लोग को पिशावर जाके अपनी सरकारी मशीनरी के साथ जाते हैं तो वो अपने घर पे हमलावर होंगे। अच्छा, गंडापुर साहब ने कहा कि मुझे वहाँ से केपी हाउस से उठा कर ले गए, तो ये उनकी बात दुरुस्त है या फिर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ मेहमान नवाजी की गई? अच्छा, मैं आपको ना बिल्कुल सीरियस बताता हूँ। गंडापुर साहब 100% एक्सपोज हो चुके हैं और गंडापुर के करीबी साथी जो हैं वो तड़प तड़प के कह रहे हैं कि मुझे बानी पीटीआई से मुलाकात करा दें। वो तड़प तड़प के कहते हैं कि मैं एक एक वक्त एक एक आधा आधा घंटा 3 दफ़ा इन्होंने ये जो लाहौर, इस्लामाबाद और ये वाला इस्लामाबाद के डी दो चौक वाला। डी चौक वाला इस्लामाबाद का एक जलसा जिसमें लेकिन वो डी लेट चौक पे तो वो पहुंचे। कभी आए नहीं ना, डी चौक में तो चिड़ी ने भी पर नहीं मारा भाईजान, चिड़ी ने भी पर नहीं मारा। आवाम तो थी वैसे। ठीक है, नहीं सर, चिड़ी ने भी पर नहीं मारा। अच्छा जी। तो कहने से मुराद ये है दुरानी साहब, वो तो अगर जिस दिन बानी पीटीआई को वो मिल गया तो वो तो इसको बता देगा कि कहाँ रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको बताता हूँ, ये 10-12 घंटे देख कैसे आ सकते थे, पहले मुझे ये बताएं। जहाँ चाइना चौक तक चिड़ी पर नहीं मार रही थी, चिड़ी से मुराद चाइना चौक तक लोग थे, मतलब कि गाड़ी नहीं आ सकती थी, साइकिल नहीं आ सकती थी, मोटरसाइकिल नहीं आ सकती थी। ये गंडापुर साहब वहाँ से आते हैं और सीधे उस जगह पे पहुँच जाते हैं और पहुँच के तो वहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठते हैं। आपको बोले मैं इस बात में चाइना चौक से, और फिर गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? कौन रास्ता बताता है इनको छोटे रास्ते से? गाड़ियाँ तो आ नहीं सकती, खुदी हुई थी, तो वो तो खंदकें खुदी हुई थी, मोटरवे खुदी हुई थी। ठीक है जी, और मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक खुदी हुई थी। अगर ना खुदी हुई होती तो इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो जाता। फिर आप बानी पीटीआई की गुफ्तगू सुने। मुझे किसी ने कहा जिस दिन ये मौलाना ने टाइम मांगा कि पीटीआई को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और ये अपनी लीडरशिप से मशवरा कर लें, तो मैं उस दिन मैं और अता तारड़ जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, हम बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने कहा अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं अभी फैसला बता देता हूँ पीटीआई का। मैं कहा जब ये पाँचों छः जाएंगे, 5-6 इकट्ठे होके और वो उनको बुरा भला कहेंगे और कहेंगे दफ़ा हो जाओ, तुम्हें किसने कहा था अमेंडमेंट के बारे में बात भी करो, और तुमने एससीओ के ऊपर तुमने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया, क्यों आपने पोस्टपोन किया प्रोटेस्ट को? वही सेम वही गुफ्तगू, पॉलिसी वही है ना उनकी। सेम वही हाँ, गुफ्तगू उनको। राइट। अगर जो शख्स आप देखें कि दुनिया के 9 स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, 9, और वो आते हैं और वो कहते हैं कि आपने वहाँ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आप अंदाज़ा लगाएं, एक दिन पहले वहाँ पे आपने कॉल दे दी 15 अक्टूबर की। एडवांस जो पार्टीज उन मुल्कों की आई हुई थी, क्या उन्होंने अपने मुल्कों में ये कन्वे नहीं किया होगा कि यहाँ प्रोटेस्ट की कॉल इस दी बात गई में है? सदाकत नहीं कि वो इमरान खान साहब ने 2 दोस्त ममालिक की गुजारिश पर जो है वो पोस्टपोन कर दिया। नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं। वो एक बड़ी मिसाल है, किसी इलाके की, मैं नाम नहीं लेता। उसमें ना एक खातून जो थी वो घर से नाराज़ होकर चली जाती थी, रोज़ चली जाती थी। तो एक दिन घर वालों ने कहा जाती है तो जाए, अब क्या कर सकते हैं। तो वो थोड़े ऐसे टाइम में ना, शाम के वक्त भैंसें आपको पता है बाहर चरने के लिए जाती हैं, चारे के लिए, तो वापस भी खुद ही आ जाती हैं, आपको पता होगा, बकरियाँ भी और ये सारी चीज़ें। तो वो भैंस ना वापस चर चुर के आई ना, तो उसकी दुम पकड़ी थी उस खातून ने, तो कहती है कि ये मैं तो जा रही थी, ये मुझे नहीं जाने दे रही। तो ये पीटीआई वाली की मिसाल ये हुई उस प्रोटेस्ट में, उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकात करवा दें। ठीक है ना अच्छा, कमिंग बैक टू दिस नाउ, जो अभी चल रहा है इशू आईनी तरमीम का, हो चुकी, अब गवर्नमेंट जो है कितनी कॉन्फिडेंट है कि ये जो फॉर्म 45-47 वाला मामला कम से कम अगले 3-4 साल नहीं खुलेगा? नहीं, वो 45-47 का कोई फिक्र नहीं दुरानी साहब, वो तो रिटें लगी हुई हैं, पहले भी लगी हुई थी। मैंने मेरे खिलाफ भी लगी हैं, बाकी लोगों के खिलाफ भी लगी हैं, सबके खिलाफ लगी हुई हैं। जो जीतता है पाकिस्तान की तारीख में हारने वाला रिट करता है। ठीक है ना, बहुत कम जगहों के ऊपर होता है कि वो ट्रिब्यूनल में रिट ना करें। ट्रिब्यूनल बन चुके हुए हैं, वो लगी हुई हैं, उसका इशू ही नहीं है। देखिए 26वीं तरमीम का ये मकसद ही नहीं था। 26वीं तरमीम का 65,000 जो केसेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग, और जो तकरीबन 5.5 लाख के डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं, इनके लिए आसानियाँ पैदा करना था आम पब्लिक के लिए। अब आइनी बेंच बना है, अगर आइनी तौर के ऊपर देखें ना, एक आप उठाते हैं पार्लियामेंट के फैसले को या पार्लियामेंट के डिसीजन को, तो आप क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर फिर 7 जजेस बैठ जाएंगे, 5 बैठ जाएंगे, फिर फुल कोर्ट बैठ जाएगा। वो बैठ हुए 6 महीने उसी में लगा देते हैं। वो जो बेचारा 10 साल से अंदर पड़ा है, 20 साल से अंदर पड़ा है, उसकी कौन सुनवाई अब उसका करेगा? मसला हल हो तो जाएगा। अब बिल्कुल मसला हल होगा ना। आप देखिए ना, चीफ जस्टिस तो उसका भी हिस्सा होंगे,
मतलब जो जो आईनी आपको नहीं होगा। लगता कि ये अब आईनी बेंच और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अब आपने उनको आमने सामने कर दिया है? नहीं, कोई आमने-सामने वाली बात ही नहीं है ना, वो अपना काम करेंगे। ये जो आईनी बेंच भी तश्कील में उनका हाथ होगा ये ना, कब तक डिसाइड हो वो तो जाएगा हाथ कि होगा, चीफ जस्टिस का भी हाथ होगा। आईनी और सियासी मामलात कौन से हैं? ये देखिए इनमें ना, भी डिवीजन करना बड़ा मुश्किल है। जो जुडिशल कमीशन होगा, उसका हिस्सा चीफ जस्टिस साहब है ना, 13 लोग हैं ना उसके अंदर, जुडिशल कमीशन के अंदर, तो वो उसका हिस्सा है। जब बेंच बनेगा तो आईनी बेंच जो बनाएंगे वो जुडिशल कमीशन बनाएगा ना। जस्टिस मंसूर अली शाह इस चीज़ पे अभी तक कंफ्यूज हैं कि सियासी मामलात अब कौन से होंगे, हमारे पास कितने केसेस रह जाएंगे और जो वो अब आगे जानी है, आईनी अदालत में कितनी चीज़ें जानी है। तो ये चीज़ें आई गेस अगले 1-2 हफ्ते में क्लियर मेरा होंगी ख्याल है कि ये मामलात। अब कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जितने मैटर्स होंगे वो आईनी बेंच के पास जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगे और दूसरे मुकदमात बाकी लोग सुनेंगे। और फिर दूसरी जो बड़ी इस 26वीं तरमीम के अंदर जो सबसे अहम बात की गई है, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ दुरानी साहब, कि जो हाई कोर्ट्स के अंदर जो जजेस की परफॉर्मेंस की बलबूते के ऊपर उनको लिया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात की गई है। कि ये नहीं है कि एक जज जो है 70 केसेस सुन रहा है 1 महीने में और दूसरा जज जो है वो सिर्फ 6 केस सुन रहा है। क्यों? वजह, ठीक है ना जी। ये सारी चीज़ें अब कंपैरिजन के बाद जाके तो फिर अच्छा, फिर दूसरी बात आप देखें ना कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही है ना कि वो जो 3 जजेस में से हाई कोर्ट में तो ये रूल मौजूद है ना, कानून मौजूद है कि 3 जो सीनियर जजेस हैं उनमें से एक को बना दें। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही अपना ही और उनके बाकी साथियों का ये प्लान था कि भाई अगर लाजमी नहीं है कि जो मोस्ट सीनियर है या नंबर 1 है वो उतना कैपेबल हो, तो इसलिए हमें चॉइस दी जाए कि हम तीनों में से चूज़ कर सकें, 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से हम चूज़ कर सकें। तो वही फार्मूला उठा के सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। इसमें कौन सी नई बात है? हुकूमती जो हलके हैं, हुकूमती कार्ड्स हैं, उनमें किन-किन नामों पे जो है वो आपकी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं? मैं समझाने के मेंबर्स में जो है नहीं मतलब कि किस नाम के ऊपर नहीं, हुकूमत जो है? हुकूमती ये नहीं है अभी पार्लियामेंट। देखिए ना, मैं इसलिए नहीं कह सकता, मेरे ख्याल है इस वक्त जब मैं और आप प्रोग्राम कर रहे होंगे तो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा होगा, जो 12 अरकान पे 8 नेशनल असम्बली की हैं, 4 इसकी हैं सेनेट की हैं। तो उसमें से 3 तो जो सीनियर तरीन है, एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, एक मुनीब अख्तर साहब हैं, एक यही आफरीदी साहब हैं। अब तीनों में से एक ने मुंतखब होना है। और अगर खुदा ना खास्ता मतलब कि तीसरा नंबर कहता है जी मैं नहीं हूँ, तो फिर उसमें से जो चौथा होगा वो आ जाएगा। तो इस सब में जो एक बयान आता है ख्वाजा आसिफ साहब का कि जी ये जो 8 जजेस थे वो एक शख्स को जिसका नाम इमरान खान है, उसको बरसर इक़्तिदार लाना चाहते थे। ये कोई मुनासिब बात है कहने वाली? नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ख़ालिद साहब की बहुत सारी बातों से इत्तेफ़ाक नहीं भी करता होता और सरेआम नहीं करता, कोई मुझे कोई इस तरह नहीं करता, मैं छुप के बात करता हूँ। लेकिन इस हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट है ना, उससे मेरा इत्तेफ़ाक इसलिए बनता है कि जिस तरह के फ़ैसले 63 ए के दिए गए, वो आपके सामने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो क्या कहते हैं, और फिर आखिर में ये जो स्पेशल सीट्स वाले फ़ैसले दिए गए कि हमारा आइन कहता है कि एक बंदा आज़ाद है, उसने 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी को ज्वाइन करना है। आप 7 महीने बाद कहते हैं कि आप जनाब आप पार्टी ज्वाइन कर लें, जो मर्ज़ी ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि एक पिटिशनर ही नहीं है, एक पिटिशनर ही नहीं है, तो आप कहते हैं कि जनाब ये उठा के सीटें जो है उसको दे दें। पीटीए तो पिटिशनर नहीं थी उस केस के अंदर। केस तो या सुनी ताद कौंसल को मिलनी थी सीटें, ठीक है जी, तो या आप कहते कि नहीं बनती। इसके अलावा तो कोई पिटिशनर था ही नहीं उसके अंदर। तो जब ऐसे फैसले आप करेंगे तो अपनी क्रेडिबिलिटी पे आपकी सवालिया निशान बन जाएगा। हनीफ भाई साहब थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। जो भी सूरत हाल बनती है अगले हफ्ते इस पे क्या अपडेट्स होंगी उसके साथ हाजिर होंगे अगले एपिसोड में अगले हफ्ते। तब तक अपना अपने आसपास सबका अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।